नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज रूम लाइव। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। तो लोकसभा चुनाव में सीट शेयरिंग को लेकर अब हलचल काफी ज्यादा तेज हो चुकी है। बिहार से और पटना से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, जहां सीएम आवास पहुंचे हैं ललन सिंह और संजय झा। तो सीटों के बंटवारे को लेकर बातचीत चल रही है। सीट बंटवारे के हलचल के बीच एक अणे मार्ग पहुंचे हैं ललन सिंह और संजय झा और बहुत ही जल्द सीटों का बंटवारा एनडीए में हो जाएगा। उम्मीदवारों और सीटों पर लगातार मंथन किया जा रहा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको पटना से बता रहे हैं। सीट बंटवारे के हलचल के बीच एक अणे मार्ग स्थित सीएम नीतीश कुमार के आवास पर ललन सिंह और संजय झा पहुंचे हुए हैं, जहां सीटों को लेकर मंथन हो रहा है। सीट बंटवारे पर बातचीत हो रही है, साथ ही साथ उम्मीदवार और सीट जो है वो फाइनल किए जा रहे हैं। बहुत ही जल्द एनडीए में सीट बंटवारा कर लिया जाएगा, जिसका ऐलान भी हो जाएगा। हालांकि ये जरूर कहा जा रहा है कि लगभग सीटों का बंटवारा जो है वो हो चुका है, फॉर्मूले बनकर तैयार हो चुके हैं। कुछ ही दिन के बाद औपचारिक ऐलान भी इसका कर दिया जाएगा। लेकिन इसी बीच आपको बड़ी खबर ये बता दें कि सीट बंटवारे के हलचल के बीच एक अणे मार्ग स्थित सीएम नीतीश कुमार के आवास पर ललन सिंह और संजय झा अभी पहुंचे हुए हैं। तो वहीं महागठबंधन में भी सीट शेयरिंग को लेकर लगातार बातचीत हो रही है। हालांकि कुछ सीटों पर सीट को लेकर पेंच फंसा हुआ है और इसी को लेकर बताया जा रहा है कि एक अहम बैठक होने जा रही है, जिसमें आरजेडी और कांग्रेस के बीच सोमवार को दिल्ली में एक अहम बैठक हो सकती है। इस बैठक में बिहार प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश सिंह भी शामिल होंगे। दरअसल सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस आलाकमान ने 20 मार्च तक का एक डेडलाइन तय कर दिया है। उधर राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा समापन के मौके पर आज मुंबई के शिवाजी पार्क में इंडिया अलायंस का शक्ति प्रदर्शन होगा। इस बैठक में तेजस्वी यादव समेत विपक्ष के कई नेता शामिल होंगे। इस पूरे मामले पर और अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता संजय कुमार। महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर राजद और कांग्रेस के बीच चल रही खींचतान के बावजूद सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर सामने आ रही है और ये खबर है कि कल दिल्ली में राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है और इस जो बैठक हो रही है इसमें अंतिम तौर पर फैसला लिया जाएगा सीट शेयरिंग को लेकर। अखिलेश सिंह जो बिहार प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं वो भी इस बैठक में शामिल रहेंगे। जो जानकारी मिली है उसके अनुसार कांग्रेस आलाकमान ने 20 मार्च तक हर हाल में सीट शेयरिंग पर फैसला कर लेने का डेडलाइन तय कर दिया है। एक और जो बड़ी खबर है वो ये है कि तेजस्वी यादव आज मुंबई जाएंगे। दोपहर करीब 2 बजे पटना से वो मुंबई के लिए रवाना होंगे। एयर इंडिया की फ्लाइट से तेजस्वी यादव मुंबई जा रहे हैं। मुंबई के शिवाजी पार्क में इंडिया गठबंधन का आज शक्ति प्रदर्शन है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का दरअसल आज समापन हो रहा है और इस समापन के मौके पर तेजस्वी यादव भी शामिल होंगे। कई जो दूसरे विपक्ष के नेता हैं वो भी शामिल होंगे और अब पटना के बाद मुंबई में विपक्षी नेताओं का जमावड़ा दिखेगा। वैसे भी कांग्रेस के जो कई नेता हैं वो मुंबई के लिए आज रवाना हो रहे हैं। जो जानकारी मिली है उसके अनुसार शाम में राहुल गांधी की समापन यात्रा को लेकर जो सभा है वो होनी है मुंबई में और देखना होगा आज के बाद जो सीट शेयरिंग का मसला है वो कैसे कांग्रेस और राजद के बीच तय हो पाता है। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। और हमारे साथ संवाददाता आनंद अमृतराज अधिक जानकारी के साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सीधे उनका रुख कर लेते हैं। आनंद, आज तेजस्वी यादव मुंबई जाने वाले हैं, जहां वो राहुल गांधी के इस समापन रैली में शामिल होंगे। तो क्या ये माना जाए कल जो आरजेडी की बैठक और कांग्रेस की बैठक होने वाली है उसमें भी तेजस्वी यादव मौजूद होंगे? देखिए, जैसे कि हमारे सहयोगी संजय बता रहे थे कि आज मुंबई में एक बड़ी रैली है जिसमें राहुल गांधी सहित जो इंडिया गठबंधन के कई बड़े नेता हैं वो शामिल हो सकते हैं और उसमें तेजस्वी यादव भी शामिल होने के लिए जाएंगे। और जाहिर सी बात है सीट बंटवारे को लेकर जो भी बैठक होगा वो दिल्ली में जो आरजेडी के जो बड़े नेता हैं वो उसमें शामिल होंगे और कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं वो उसमें शामिल होंगे। फिलहाल आज जो जानकारी जो हमारे सहयोगी ने दिया कि मुंबई जाएंगे तेजस्वी यादव आज एक रैली में। इसके पहले आपको याद होगा कि पटना में भी एक रैली हुई थी महागठबंधन की, इंडिया गठबंधन की, और उसके बाद अब दूसरी बड़ी रैली मुंबई में होने वाली है जिसपे इंडिया गठबंधन एक बार फिर से अपनी ताकत दिखाने की कोशिश करेगा। और चूंकि अब चुनाव की घोषणा भी हो गई है, ऐसे में तमाम बातें जल्द से जल्द पटरी पर आ जाए
उसकी भी तस्वीर साफ करने की कोशिश की जाएगी इंडिया गठबंधन की तरफ। खासकर बिहार में भी सीट शेयरिंग का फॉर्मूला अब तक तय नहीं हो पाया। ललन सिंह और संजय झा पहुंचे हुए हैं, सीटों को लेकर वहां भी बातचीत चल रही है, क्या कुछ अंदर खाने से खबर? देखिए सिप्रा, मैं आपको बताने की कोशिश करूँ आपसे कुछ देर पहले जेडीयू के जो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष है और जेडीयू के वरिष्ठ नेता ललन सिंह और संजय झा जो राज्यसभा के सदस्य हैं जेडीयू के, वो एक अन्य मार्ग पहुंचे हैं और मुख्यमंत्री से उनके साथ बैठक चल रही है। ये बैठक इस मायने में बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि सीट बंटवारे को लेकर एनडीए में जल्द से तस्वीर साफ हो जाए, इसकी कवायद काफी तेज कर दी गई है। और जो खबर है कि अगले 24 से 48 घंटे में कभी भी सीट बंटवारे की घोषणा एनडीए कर सकती है, उसके पहले जेडीयू की कोशिश है कि जितने भी सीटों पे उसे चुनाव लड़ना है वो सीट कौन सी हो वो तय कर लिया जाए। फिलहाल सिटिंग सीट का फॉर्मूला दिया गया है, लेकिन कुछ सीटें इधर उधर भी हो सकती हैं, अदला बदली भी हो सकती हैं। उम्मीदवार कौन वहां से होंगे इस बात को लेकर भी मंथन का दौर जारी है क्योंकि कुछ जो अंदरूनी जानकारी आती है खासकर जेडीयू के उम्मीदवारों के जो अभी तक सांसद थे उनका फीडबैक कैसा है, इंटरनल सर्वे क्या कहता है, इन तमाम बातों पर गहरे मंथन के दौर अभी इस वक्त जेडीयू के अंदर चल रहे हैं। और खासकर नीतीश कुमार की पूरी कोशिश है कि जो भी फीडबैक आया उनके पास, जो उनके अभी सिटिंग सांसद है उनका फीडबैक कैसा है, क्या इस बार उनको टिकट दिया जाए या नहीं दिया जाए, क्योंकि कुछ लोगों की रिपोर्ट ऐसी भी आई है जो बहुत संतोषजनक नहीं कहा जा सकता है। जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कुछ ऐसे भी उम्मीदवार हैं जो सांसद हैं, सिटिंग सांसद, जिनके बहुत अच्छे रिपोर्ट नहीं आए हैं। तो जेडीयू के शीर्ष आलाकमान की पूरी कोशिश होगी कि ऐसा उम्मीदवार उतारा जाए जो जीतने की स्थिति में हो। अगर कहीं किसी के सामने समस्या है तो वहां पर उम्मीदवार भी बदला जा सकता है। कुछ ऐसी सीटें भी हैं जहां पे सीट का मामला फंसा हुआ है। खासकर एक चर्चा ये भी आ रही है कि आनंद मोहन जो जेडीयू नीतीश कुमार के करीब आए हैं, लवली आनंद को औरंगाबाद से भी सीट मिलने की चर्चा हो रही है। ऐसी चर्चा काफी तेज है और खबर ये भी मिल रही है कुछ देर के बाद लवली आनंद और आनंद मोहन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने एक अन्य मार्ग आ सकते हैं। तो इन तमाम चर्चाओं के बीच में ये बैठक इस मायने में बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है सिप्रा, किस किस सीट पे जेडीयू लड़ेगी, कौन कौन से उम्मीदवार होंगे, ये पूरी जानकारी और पूरी तस्वीर बहुत जल्द साफ कर देना चाहती है जेडीयू। और इसी वजह से जो देखने को मिल रही है, यहाँ भी सीटों का फॉर्मूला अब तक तय नहीं हो पाया है। अब अनाउंसमेंट हो चुका है लोकसभा इलेक्शन का, ऐसे में क्या माना जाए, कब तक सीटों का फॉर्मूला तय हो जाएगा महागठबंधन में भी? देखिए, जैसा कि बता रहे थे हमारे सहयोगी संजय की महागठबंधन की कोशिश है कि 20 तारीख के पहले सीटों का बंटवारा हो जाए और यही कोशिश एनडीए की भी है कि जल्द से जल्द सीटों का बंटवारा हो जाए। क्योंकि देखिए चुनाव की घोषणा अब हो चुकी है, बहुत ज्यादा वक्त नहीं। अगर आप किसी नए उम्मीदवार को उतारते हैं तो शायद उनके लिए बहुत ज्यादा वक्त नहीं बचेगा चुनावी मैदान में जाने के लिए। एक लोकसभा बड़ा क्षेत्र होता है तो तमाम लोगों के बीच में कैसे अप्रोच किया जाए, जल्द से जल्द कैसे अपना प्रचार किया जाए, ये भी देखना होता है। तो ऐसी स्थिति में कोशिश है, लेकिन एक दिलचस्प है जो हम लोग को जानकारी मिल रही है कि पहले आप वाली स्थिति है। एनडीए चाहता है कि पहले महागठबंधन अपनी तस्वीर साफ कर दे, महागठबंधन चाहता है कि भाई बिहार में एनडीए पहले अपनी तस्वीर को साफ कर दे, क्योंकि जो भी पहले उम्मीदवार उतारेगा या जो सीट की घोषणा होगी उसके हिसाब से सामने वाले के लिए रणनीति बनाना आसान हो जाता है। इसलिए कई बार हम लोगों ने देखा है कि जब सीट बंटवारे की घोषणा होती है, उम्मीदवार की घोषणा होती है, तो थोड़ा इंतजार करता है घटक दल जो भी गठबंधन होता है कि जो हमारे विरोधी हैं पहले वो कर ले, ताकि हम उसके हिसाब से अंतिम समय में भी कई बार हम लोगों ने भी सुना है सिप्रा की उम्मीदवार फाइनल कर लिए, लेकिन मालूम चला कि सामने वाला सीट पर कोई और उम्मीदवार आ रहा है जिसको लेकर रणनीति बनी थी, उम्मीदवार बदल गया तो उसके बाद रणनीति बदली जाती है। तो इन तमाम तस्वीरों को देखकर जल्द से जल्द दोनों गठबंधन के जो लोग हैं वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द अपने उम्मीदवार तय करना होगा। आनंद, देखते हैं कब तक सीटों का फॉर्मूला तय होता है और उसका औपचारिक ऐलान दोनों ही खेमों की तरफ से किया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आनंद। और बढ़ते हैं आगे, इसी बीच आपको बड़ी खबर ये बता दें कि आज राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का समापन होने वाला है और ये समापन के तौर पर बड़ी रैली आयोजित की गई है मुंबई में, जिसमें शामिल होने के लिए सभी विपक्षी दलों के नेता जो हैं वो आने वाले हैं। झारखंड से बात करें तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो वरिष्ठ नेता हैं उसके साथ साथ सीएम चंपाई सोरेन और हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन भी इसमें शामिल हो सकती हैं। इस रैली में सीएम चंपाई सोरेन के साथ पार्टी महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य भी शामिल होंगे। जेएमएम ने कल्पना सोरेन के रैली में शामिल होने का स्वागत किया है, तो वहीं बीजेपी ने कल्पना सोरेन को झारखंड में हो रहे घोटाले पर भी बोलने की सलाह दी है। देखिए, कल्पना सोरेन जी में वो प्रतिभा है, वो बहुमुखी प्रतिभा है। राज्य के बाहर की बात छोड़ दीजिए, देश के बाहर भी अगर इस राज्य की बात को रखनी होगी तो मुझे नहीं लगता उनसे बेहतर कोई रख पाएगा। एक पढ़ी लिखी, शिक्षित, सोबर, सभ्य महिला
और झारखंड के लोगों की आवाज बनकर आज झारखंड में लोगों ने उन्हें देखा, सुना। अब आप देखेंगे मुंबई में वो किस तरह पार्टी और राज्य की जनता की बातों को रखती हैं। तो इनको खुशफहमी में जीने दीजिए। और जहां तक कल्पना सोरेन जी की बात है, तो वो पहली राजनीति में आई है, कोई टिप्पणी उन पर उचित नहीं है। लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा का 70,000 करोड़ का घपला घोटाला होते रहा। हेमंत जी मुख्यमंत्री थे उस समय, कल्पना सोरेन जी उनकी धर्मपत्नी थी और वो सोशल जीवन में भी बहुत रुचि लेती थी। तो ऐसा तो नहीं था कि उनको जानकारी नहीं थी, तो उन्होंने उस समय उन्हें क्यों नहीं रोका गलत कार्य करने से? भाई जनता ये भी तो मांगेगी जवाब। और अब बात करेंगे बीपीएससी द्वारा आयोजित की गई शिक्षक बहाली फेज 3 की परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक होने के मामले को लेकर आज एक अहम बैठक होने जा रही है। कुछ ही देर में आज बीपीएससी के नए चेयरमैन जो हैं वो इस मीटिंग को करने जा रहे हैं और इस मीटिंग में ईओयू की रिपोर्ट के बाद मंथन किया जाएगा। कभी भी शिक्षक बहाली परीक्षा रद्द करने का फैसला लिया जा सकता है, ऐसी संभावना जताई जा रही है। कई जिलों के अधिकारी और कर्मचारी भी इस पूरे मामले पर रडार पर बताए जा रहे हैं। प्रश्न पत्र के लिए जिलों में ही स्ट्रांग रूम बनाया गया था। बीपीएससी की तरफ से कहा जा रहा है कि जो स्ट्रांग रूम बनाए गए थे वो जिलों के अंदर ही बनाए गए थे और वहीं से अगर ये क्वेश्चन पेपर लीक हुआ है तो उस पर कार्रवाई जरूर की जाएगी। और स्ट्रांग रूम से सीधे सील बॉक्स में प्रश्न पत्र को सेंटर तक पहुंचाया गया था। तो ऐसे में संभावना ये जताई जा रही किसी भी वक्त बीपीएससी TRE3 को रद्द करने का फैसला ले सकता है। और आज इसी को लेकर अहम बैठक अब से कुछ ही देर के बाद होने जा रही है। कुछ ही देर में नए चेयरमैन अधिकारियों के साथ मीटिंग करने वाले हैं। और वहीं प्रश्न पत्र लीक मामले को लेकर जो गिरफ्तारी हो रही है उसकी संख्या अब 313 तक पहुंच गई है। आपको बता दें करीब 313 अभ्यर्थियों को अब तक गिरफ्तार किया गया है। ये सभी अभ्यर्थी जो है वो हजारीबाग के कोहिनूर होटल में ठहरे हुए थे और वहीं पर जब ईओयू की टीम ने कार्रवाई की थी तो यहाँ पे सभी को पकड़ा गया था। गिरफ्तार लोगों में अभ्यर्थियों के अलावा सॉल्वर गैंग के सदस्य भी शामिल बताए जा रहे हैं। कोर्ट के आदेश के बाद 266 लोगों को पटना के बेऊर जेल भेज दिया गया है। इसमें बताया जा रहा है कि 88 महिलाएं भी शामिल हैं। बाकी के लोगों को भी न्यायिक हिरासत में भेजा जाएगा। जेल के बाहर सुरक्षा सख्त कर दी गई है। काफी संख्या में अभ्यर्थी के अभिभावक भी बेऊर जेल पहुंचे हैं। मौके से और अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता संजय कुमार। शिक्षक भर्ती बहाली परीक्षा में जो पेपर आउट हुआ है उसके बाद आर्थिक अपराध इकाई की टीम कार्रवाई में जुट गई है। इस पूरे मामले में जो संगठित गिरोह है और जो अभ्यर्थी हैं उनकी गिरफ्तारी की संख्या 313 तक पहुंच गई है। और शनिवार की देर रात पटना के सिविल कोर्ट में 313 लोगों को प्रोड्यूस किया गया था, जहां से जो विशेष न्यायालय है आर्थिक अपराध इकाई की उसने सभी को जुडिशियल कस्टडी में भेजने का निर्देश दिया है। 266 अभ्यर्थी जो है पटना के इस बेऊर जेल में पहुंच गए हैं, जिसमें 88 महिलाएं हैं। और अब इस पूरे मामले को लेकर आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने अपनी जांच रिपोर्ट बिहार लोक सेवा आयोग को भेज दी है और बिहार लोक सेवा आयोग एग्जाम रद्द करने को लेकर एक बड़ा फैसला ले सकता है। हालांकि आधिकारिक तौर पर बिहार लोक सेवा आयोग का कोई भी अधिकारी बात करने को तैयार नहीं है, लेकिन जो सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि बिहार लोक सेवा आयोग आज से कल तक जो तृतीय चरण की परीक्षा हुई है उसका पेपर रद्द कर सकता है। इस बात का कमोबेश फैसला ले लिया गया है। इधर आर्थिक अपराध इकाई ने इस पूरे मामले को लेकर अपने ही थाने में FIR लॉन्च किया है और जो इनपुट्स मिले हैं उसके आधार पर इस मामले में पूरे नेटवर्क को खंगाला जा रहा है और कई और लोगों की गिरफ्तारियां सुनिश्चित की जाएगी। तो निश्चित तौर पर एक बड़ा मामला सामने आया है। बिहार में एक बार फिर से पेपर लीक हुआ है। सिपाही भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हुआ था और उसके बाद तृतीय चरण का जो शिक्षक बहाली परीक्षा हुई उसमें भी पेपर लीक हो गया। ये उन लाखों मेधावी छात्रों के साथ एक नाइंसाफी है जो मेहनत के बल पर परीक्षा में कामयाबी पाना चाहते हैं। देखना होगा इस पूरे मामले में आर्थिक अपराध इकाई आगे बढ़कर कौन सी कार्रवाई करती है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोग संगठित गिरोह में बड़े चेहरे हैं उनको क्या वाकई में आर्थिक अपराध इकाई सामने लाती है या फिर ये जो एक्शन है ये यहीं तक ठहर जाता है। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। तो वहीं बीपीएससी TRE3 पेपर प्रश्न लीक मामले को लेकर अब राजनीति भी शुरू हो चुकी है और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की तरफ से सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट करके सरकार पर निशाना साधा गया है।
जो पोस्ट आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं, इसमें तेजस्वी यादव ने लिखा है कि हमारे 17 महीने का सुनहरा कार्यकाल, जिसमें पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से युवाओं को 4 लाख से अधिक नौकरियां दी गई। वो बिहार में प्रतियोगी परीक्षाओं का स्वर्णिम काल था। अब नीतीश भाजपा सरकार ने 1.5 महीने में ही 17 साल के पुराने कारनामों को दोहराते हुए नकल माफिया को इतना प्रोत्साहन दे दिया कि बीपीएससी शिक्षक भर्ती के तीसरे चरण में प्रतियोगी परीक्षाओं के विश्व इतिहास में प्रथम बार एडमिट कार्ड में ही आंसर की बताई जा रही है। और तो और पेपर लीक कराने वाले नकल माफिया को बचाने के लिए इनके वरिष्ठ मंत्री प्रशासन पर दबाव बना रहे हैं। पुलिस को फोन करके मंत्रियों का नाम बूझो तो जाने। और अगली बड़ी खबर आपको चतरा से बता दें, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है कि 11वीं जेपीएससी परीक्षा को लेकर भी मामला सामने आ रहा है कि पेपर लीक का मामला बताया जा रहा है। उपेंद्र नाथ वर्मा इंटर कॉलेज सेंटर पर हंगामा किया जा रहा है। परीक्षा केंद्र प्रबंधन पर ही आरोप लगाए जा रहे हैं। प्रिंसिपल चैम्बर में प्रश्न पत्र खोलने का आरोप छात्रों ने लगाया है। परीक्षा से पहले क्लास की बजाय प्रिंसिपल चैम्बर में प्रश्न पत्र खोलने का छात्रों ने आरोप लगाया। हंगामा की सूचना पाकर दलबल के साथ मौके पर पुलिस की टीम और मजिस्ट्रेट पहुंचे हैं। प्रिंसिपल ने आरोपों को गलत बताया। सारे क्लास में सारे क्लास का क्वेश्चन पेपर का पैकेट खुला हुआ था, जबकि हम लोग के सामने पैकेट खोलना था। वो पैकेट अच्छा, के सामने खोलना था। हाँ। ये हम लोग का अधिकार है। हम लोग यहाँ सेटिंग हुआ है। रूम का जो कंट्रोलर रूम में जितने अधीक्षक होते हैं उन लोग को हक है कि वो पेटी खोल सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन पेपर खोलने का अधिकार उनका स्टूडेंट के सामने खोलना है। और वो पैकेज कंट्रोलर रूम से खुल के आया है और हम लोगों को जितना क्वेश्चन पेपर मिला देखिए सब खुला हुआ है। ये सील नहीं था। और राज्यसभा सांसद अहमद अशफाक का ये दावा है कि इस बार इंडी अलायंस की सरकार देश में बनने जा रही है। उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि जनता ने मूड बना लिया है और इस बार पूरे देश में इंडी अलायंस की सरकार जो है वो बनेगी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार हिंदू वोट को एकजुट करने के लिए इस तरीके का कार्ड खेल रही है। साथ ही कटिहार सीट पर दावेदारी पर उन्होंने कहा कि अब तक लोकसभा चुनाव के उम्मीदवारों की तस्वीर कटिहार के लिए क्लियर नहीं हुई है। मैं आपको कहता हूं, आप कहेंगे कि हम चूंकि अपोजिशन में इसलिए बोल रहे हैं, नहीं, अंदर अंदर पल रहा है। सरकार हमारे गठबंधन की, इंडिया गठबंधन की बनने जा रही है। अच्छा रमज़ान है, 16 मार्च है, आज का दिन नोट कर लीजिए। मैं कह रहा हूं कि सरकार इंडिया गठबंधन की देश में बनेगी। लोग उनको नकार चुके हैं, भाजपा को नकार चुके हैं 10 साल की हरकतों को देखकर। और अगली खबर आपको भागलपुर से बता दें, भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल से एक लापरवाही की तस्वीर सामने आई है। जिस तस्वीर को आप देखेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे कि इस अस्पताल में कैसी व्यवस्था है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है, जिसमें देखिए चमकी बुखार से ग्रसित बच्चे को एक वार्ड से दूसरे वार्ड ले जाने के लिए परिजन को बच्चे को गोद में उठाकर ले जाना पड़ा। साथ में एक शख्स है जो ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर चल रहा है। बच्चे को एक वार्ड से दूसरे वार्ड ले जाने के लिए अस्पताल वालों ने स्ट्रेचर तक का प्रबंध नहीं किया। परिजनों का कहना है कि वो लोग गरीब हैं, इसलिए उन्हें बच्चे को गोद में लेकर एक्सरे कराने जाना पड़ा। जानकारी के मुताबिक 7 साल का बच्चा चमकी बीमारी से ग्रसित था, जिस कारण वो इमरजेंसी वार्ड में भर्ती था। वहीं डॉक्टर के एक्सरे का परामर्श देने पर बच्चे को एक इमरजेंसी वार्ड से दूसरे वार्ड ले जाया जा रहा था। यहाँ पे आपको स्ट्रेचर नहीं दिया, वो जो लेके जा रहा हूँ नहीं दिया? नहीं। क्या हुआ बच्चा को? चमकी था। चमकी बुखार। कहाँ से आए हैं? खगड़िया से। और अगली खबर आपको भागलपुर से बता दें, देखिए राजभवन और शिक्षा विभाग के बीच अभी भी तनातनी जारी है। जो विश्वविद्यालय के अकाउंट फ्रीज किए गए हैं उसका विरोध अब खुलकर किया जा रहा है और ऐसे में भागलपुर से भी अब विरोध की आवाज उठती हुई नजर आ रही है। तिलका मांझी विश्वविद्यालय के कुलपति ने मुखर होकर सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद की। तिलका मांझी यूनिवर्सिटी के कुलपति अकाउंट फ्रीज होने के बाद विश्वविद्यालय परिसर के इलाहाबाद बैंक पहुंचे और मैनेजर से बात की। उन्होंने मैनेजर से कहा कि विश्वविद्यालय की मदद करें, नहीं तो विश्वविद्यालय अपना खाता दूसरे बैंक में करवा लेगी। मैनेजर के सामने ही उन्होंने राजभवन के अधिकारियों से बात की। कुलपति ने मैनेजर से साफ कहा कि बैंक और विश्वविद्यालय के बीच राज्य सरकार बोलने वाला कौन होता है। कुलपति ने कहा कि अकाउंट फ्रीज करना कहीं से भी उचित नहीं है। वहीं शिक्षा विभाग की बैठक में शामिल नहीं होने पर कुलपति ने कहा कि बैठक में कुलपति का सम्मान नहीं होता है।
मीटिंग की बात है। अनेक कुलपति का एक लेवल होता है, ऊपर वाले लोगों को समझना चाहिए। आपको ये पता है कि जब कुलपतियों की मीटिंग बुलाई जाती थी तो उसमें भेड़िए गरेड़िए की तरह सभी लोग, उसी में एफओ भी हैं, उसी में रजिस्ट्रार भी हैं, उसी में डीएसडब्ल्यू है, सब के सब कुलपति खड़े हैं, लोग आके बैठे हुए हैं। इस तरह से मीटिंग होती है क्या? कि हमारा निर्देश है राज्यपाल सचिवालय से कि नहीं जाना है, तो नहीं गया। परेशानी होती है कि परेशानी तो होती है। अभी मैं बैंक में पता कर रहा हूँ कि लोग खाता भी बंद कर दिए हैं। अभी यहाँ सीनेट की मीटिंग है, पैसे की जरूरत है, ये सारा प्रॉब्लम से। और गढ़वा से स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही की एक तस्वीर सामने आई है। सतबहिनी गांव के पास भारी मात्रा में दवा को फेंका गया है। ये दवाएं कहां पर, किस वजह से फेंकी गई हैं, क्यों फेंकी गई हैं, इसका पता अभी तक नहीं चल सका है। जानकारी मिलते ही मौके पर कांडी थाने के पुलिस ने दवा को जब्त किया और जांच में जुट गई है। बताया जा रहा है कि कुछ दवा एक्सपायर्ड है जबकि कुछ ठीक है। लोगों ने इसे बड़ी लापरवाही बताया है और जांच की मांग की है। वहीं दवा को जब्त करते हुए पुलिस की ओर से सिविल सर्जन को जानकारी दे दी गई है। गढ़वा जिला के कांडी प्रखंड के घटुआ कला ग्राम के पंडी नदी के किनारे स्वास्थ्य विभाग का जो दवा होता है, जो मरीजों को देना है, वह भारी मात्रा में पंडी नदी के किनारे फेंका हुआ मिला। और बहुत सारे ऐसे दवा थे जो एक्सपायरी थे, बहुत सारे भारी मात्रा में ऐसे दवा थे जो 2026 में एक्सपायर होने वाला है। ग्रामीणों का वहां पर जमकर विरोध किया कि स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही सामने आई है। उस पर हमने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को हमने सूचना दिया है। साथ ही हम स्वास्थ्य मंत्री को भी ट्विटर के माध्यम से हमने ट्वीट किया है कि स्वास्थ्य कर्मियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। कांडी में सतबहिनी के पास जो है सुबह में जो है थाना को सूचना प्राप्त हुआ कि वहाँ पर भारी संख्या में एक्सपायर्ड और बिना एक्सपायर्ड दवा जो है वो फेंका गया है। तो इस संदर्भ में थाना के द्वारा जो है वहाँ जाकर के जब सत्यापन किया गया तो बात सही पाया गया और चूंकि वो भारी संख्या में दवा को वहाँ पर फेंका गया था तो थाना के द्वारा जो है उसको ला करके जब्त करके थाना लाया गया है। और मधुबनी के कमतोल गांव में देर रात अचानक आग लग गई। इस अगलगी से मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। बताया जा रहा है कि गैस लीकेज की वजह से आग लगी थी। आग की लपटें इतनी तेज थी कि पड़ोस के घर को भी अपनी चपेट में ले लिया। अगलगी की इस घटना में एक व्यक्ति झुलस गया है जिसका इलाज चल रहा है। आग लगते ही मौके पर अफरा तफरी मच गई। घटना में घर में 3 गाय, 15 बकरी सहित सभी सामान जलकर खाक हो गया है। सुकेश ठाकुर का एक घर था मवेशी वाला, यहाँ रहते भी थे लोग। उसी में आग लगा है। आग लगने के बाद जो है ना तो इसमें लगभग 20-25 बकरी और एक जो गाय थी वो 1-2 महीना में बियाने वाली थी वो, और एक और गाय, 2 गाय और लगभग 25 की संख्या में बकरी, और पूरा 3-4 गो रूम था वो सारा जल के भस्म हो गया है। और इसी बीच रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की। बांका से आपको बड़ी खबर बता दें, जहां एक ज्वेलरी शॉप में लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया गया है। फिल्मी स्टाइल में अपराधियों ने लूटपाट की है। दुकानदार को बंधक बनाकर लूटपाट की गई है। 3 बाइक सवार लुटेरों ने इस घटना को अंजाम दिया है और लूटपाट के बाद मौके से अपराधी फरार हो गए। तो बांका से आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जेवर दुकान में लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। फिल्मी स्टाइल में लूटपाट की गई है। बताया जा रहा है कि 3 बाइक पर सवार लुटेरे पहुंचे थे। दुकानदार को उन्होंने पहले बंधक बनाया और उसके बाद लूटपाट करके मौके से फरार हो गए। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार।